नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। आज बाजार वाली वीडियो में हमने आपके साथ न्यूज़ वाले स्टॉक्स डिस्कस नहीं किए, रिजल्ट वाले स्टॉक्स डिस्कस नहीं किए, तो हमें लग रहा था कुछ अधूरापन सा है, वो डिस्कस करेंगे। प्लस एक सवाल काफ़ी ज़्यादा आया है मेरे पास कि कल की गिरावट में हम क्या करें, हमारी तेज़ी की पोजीशन है, हम बहुत डरे हुए हैं, कितना नीचे निफ्टी खुल सकती है, क्या रिकवर नहीं करेगी, ये सब सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से इस चीज़ों को समझिएगा। बाजार एक संकेत पहले देती है घूमने से पहले। इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता दिए, वहाँ पर देखिएगा। अगर बाजार घूमने की इशारे आपको देती है तब आप वहाँ पर, अगर आपकी मंदी की पोजीशन है तो उसको काटिएगा। तेजी की पोजीशन आपको फ्रेश नहीं बनानी है, याद रखिएगा। रिकवरी आए, आप अपना जो भी प्रॉफिट या लॉस बुक करना हो आप एग्जिट करिएगा, क्योंकि गैप डाउन में आपके पास कोई चांस नहीं है कि बीच में आप कहीं लॉस बुक कर पाओ या प्रॉफिट बुक कर पाओ। तो आप एकदम जहां पर एकदम, जैसे कि होता क्या है, सुबह अगर डाउ फ्यूचर्स हमें पॉजिटिव दिखाई दे जाता है तो हम अभी 180 पॉइंट दिखा रहे, हो सकता है 100 पॉइंट ही नीचे खुलें, तो वहां पर आपके लिए वो बेस्ट केस सिनेरियो होगा प्रॉफिट बुक करने का। क्योंकि अगर ऐसा होता है, बाजार 70 80 90 100 पॉइंट खुलती है नीचे, तो एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। कहता हूँ ना, मैं आपसे ये बात अक्सर कहता रहता हूँ। लेकिन अगर बाजार मान लेते हैं 200 पॉइंट नीचे खुल गई तो हमें वहाँ पर एक स्टेबिलिटी दिखाई दे सकती है। ये चीज़ें हो सकती हैं, सारी चीज़ डिपेंड करेगी किस पे, ग्लोबल मार्केट्स पे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हम खुलने के संकेत हमेशा ग्लोबल मार्केट से लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं को देखकर हम खुलना चाहते हैं। हमारी जो सिंगापुर वाली बाजार है वो हमें साफ साफ सुबह संकेत देती है कि लगभग लगभग हम यहाँ खुलेंगे, ठीक। उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उस हिसाब से हम ओपनिंग दे जाते हैं। आपको क्या इस रेस में बाइंग नहीं करनी है। बहुत से लोग आपको बताना चालू कर देंगे यहाँ से ट्रेंड लाइन टूट रही है। जैसे कि अभी आप न्यूज़ ये भी जाकर कवर करिए, पढ़िएगा मनी कंट्रोल पे, ये रेउटर्स के हवाले से खबर है कि जनवरी से लेकर के अगर आप जाकर देखोगे डाउ जोन्स का चार्ट, तो जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है वीकली बेसिस पे वो यही वाली है। मतलब जो पिछला हफ्ता गया वो डाउ जोन्स की वर्स्ट परफॉर्मेंस है जनवरी से लेकर के। तो ये खतरनाक सिचुएशन हमको बनती हुई दिखाई दे रही है। बस यही होता है कि माहौल अचानक से बदल जाता है। क्या आपको इस जोन में मैंने आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह नहीं दी? क्या आपको मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि कैश पे रहिए? तो अगर आपने वहाँ पर ये स्मार्ट डिसीजन नहीं लिया तो कोई बात नहीं, आपने कुछ तो सोचा होगा अपने लिए, जो सोचा है उस पर आपको एक्ट करना है। मैंने आपको बोला था कैश पे रहिए, अब उस कैश का एडवांटेज आपको 15,400 पे लेना है, 15,000 के आसपास लेना है। ये दो लेवल्स हैं। मैं 15,400 को इसलिए नहीं इग्नोर कर सकता क्योंकि हम पिछली बार यहाँ पर एक हाई बनाए थे और उसके बाद यहाँ पर हमको एक मौका मिल सकता है। हो सकता है कि बाजार यहीं पर स्टेबल हो जाए और रिवर्स कर जाए। अगर हमको जरा सा ग्लोबल मार्केट्स का सहारा मिल गया, 15,400 इज अ गुड लेवल। मैं आपको लगातार ये चीज बोलते हुए आ रहा हूँ। निफ्टी यहीं से रिवर्स करेगी, फिर आगे वो 15,800 पे रेजिस्टेंस बनाती है, 16,000 पे, वो बाद की बात होगी। अभी बात हम सपोर्ट की कर रहे हैं। मैं पर्सनल लेवल पे यहाँ पर स्टॉक खरीदूंगा, यहाँ पर ऐड करूंगा। अगर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज बाजार बनाती है, रिवर्सल के संकेत देती है, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी चीज़ों को ऐड करूंगा। बहुत ज़्यादा नहीं। मैंने आपको बोला था कि मुझे इस वक्त बाजार में, जब बाजार यहाँ पर खड़ी थी, बहुत कम ही स्टॉक, 20-25 स्टॉक्स ही दिख रहे हैं जहाँ पर मैं एडिशन अभी कर सकता हूँ। उसके लिए पोर्टफोलियो दिया है। सैटरडे को मैंने ढेर सारी वीडियोज़ दी हैं आपको, स्टॉक सिलेक्शन कौन से करने हैं। इस गिरावट में आप रिकवरी जो लगातार आपको यहाँ पर देखने को ली, यहाँ पर देखने को ली, इसके चक्कर में मत फंस जाइएगा। क्योंकि हमको यहाँ पर ग्लोबल मार्केट से उतने नेगेटिव संकेत नहीं मिल रहे थे जितने आज की डेट में हैं। तो अगर हमको कल पॉजिटिव संकेत मिलते हुए नहीं दिखाई देते हैं तो बहुत 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 कम चांसेस हैं रिकवरी के। इवन एक हमको पैनिक सेलिंग भी दिखाई दे सकती है। समझ रहे हैं? इंडिया विक्स वाली वीडियो मेरी जरूर जाकर देखिएगा, तब आप समझोगे कि आखिर यहीं से बाजार क्यों गिर रही है, क्यों ये लेवल बाजार ने अच्छा समझा गिरने के लिए। आपको सारी बातें वहाँ पर पता चलेंगी। हम बात कर लेते हैं न्यूज़ वाले स्टॉक्स की। कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये ऑफिशियल मीटिंग क्यों होती है कंपनियों की। भाई साहब, ये कंपनियां मीट करती हैं, उसके बाद ये टारगेट एंड चीज़ें बताती हैं कि कंपनियों के बारे में रिसर्च करके हम ये करेंगे। जैसे टाटा मोटर्स का जो मैनेजमेंट है, ऑफिशियल जो हैं, वो नोम्यूरा से मिलेंगे। आपको पता है कितनी बड़ी एजेंसी है, ये रिसर्च पेपर्स अपने पब्लिश करती है। एक्चुअली ये पीएचडी के स्टूडेंट्स नहीं, मतलब रिसर्च करते हैं स्टॉक्स पे। रेडिको खेतान का मैनेजमेंट जो है वो एलो पेंशन फंड से मिलने जा रहा है। अब ये भी पैसा लगाते हैं, तो ये जब कंपनियों से बात करते हैं उसके बाद अपनी रिसर्च हम लोगों के सामने लाकर रखते हैं, कहते हैं कि भैया मुझे पसंद है, आपका मन हो तो आप भी पैसा लगा दीजिए। तो ऐसे ही जेएम फाइनेंशियल से हेडलबर्ग सीमेंट वाले मिल रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। ये सब चीज़ें आपको ना पॉजिटिव लेनी है ना नेगेटिव। यहाँ पर मैनेजमेंट सिर्फ मिलने जाता है, वो न्यूज़ आपको मनी कंट्रोल वाले बहुत ही मेहनत के साथ देते हैं, तो उनको धन्यवाद कहा कीजिए। एनटीपीसी क्या गजब का प्रॉफिट दिया है कंपनी ने, 4,650 करोड़ का, है ना कमाल का। 1,630 करोड़ के मुकाबले 4,650 करोड़ का प्रॉफिट। पावर कंपनियां आग लगा रही हैं, है ना। रेवेन्यू गिरा, रेवेन्यू जरा सा गिरा, लेकिन प्रॉफिट देख रहे हैं। तो ये है कंपनी, गजब गजब की परफॉर्मेंस आ जाती है। भेल को लेकर क्रिसिल ने एक डाउनग्रेड किया है। याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग इन्होंने डाउनग्रेड कर दी है। साफ साफ इन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल रिस्क कंपनी पे है। याद रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी के पापा कौन है वो आप जानते हो, तो उस तरीके से दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल होती है,
ये किस तरीके से काम करती है याद रखिएगा। एक होता है कंपनी का ऑपरेशन से जो वो मार्जिन निकाल पा रहे हैं उस पर अगर चीज़ें डाउनग्रेड होती हुई दिखाई देती हैं, मार्जिन कम आ पा रहा है या ऑपरेशन करने में हमको दिक्कत हो रही है, मतलब अपना कामकाजी उसको कहते हैं ना, कामकाजी मुनाफा एक तरफ से निकालने के लिए हम मार्जिन सही नहीं उपयोग कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर ये डाउनग्रेड आता है। तो क्रिसिल वो बात कह रहा है भेल के केस में। ये मत समझ लीजिएगा कंपनी मतलब कि फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने जा रही है, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो ये न्यूज़ नेगेटिव है लेकिन उतनी नहीं जितनी हमको ऑन पेपर दिखाई दे रही है। ठीक है, रतन इंडिया का रिजल्ट आया है, कंपनी ने हमें 40 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है 511 करोड़ के लॉस के मुकाबले। रेवेन्यू तगड़े से बढ़ा है 300 से सीधे 950 करोड़, तो इसी कारण ये प्रॉफिट हमको ऑन पेपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार बहुत भयंकर नुकसान हो गया था, तो इस बार प्रॉफिट आया कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, हिंदुजा ग्रुप किसका है ज़रा बताएंगे? खैर, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, यहाँ पर कंपनी ने हमें 130 करोड़ का प्रॉफिट दिया है 44 करोड़ के मुकाबले। रेवेन्यू भयंकर तरीके से बढ़ा 1285 से सीधे 1563, 200 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ गया, प्रॉफिट 100 करोड़ बढ़ गया। और क्या चाहिए? रिजल्ट किसका है कल? ऑयल इंडिया, भारत डायनामिक्स, इन्फो एज कौन सी कंपनी है सब लोग जानते हो और काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं इनसे। जयप्रकाश एसोसिएट, जेपी एसोसिएट, क्या काम किया, क्या कांड किया इस स्टॉक ने पिछले 2 सालों में 3 सालों में। एबन ऑफशोर, डेक्कन पॉलीपैक्स, जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, एचबीएल पावर सिस्टम्स, हिंदुस्तान नेशनल ग्लास, फॉरेंस, पोकर्न, रिको ऑटो, इस कंपनी पर नज़र बनाकर रखिए, इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कीजिए। सुमित इंडस्ट्रीज, टालब्रोस इंजीनियरिंग, टीसीएनएस क्लोथिंग एंड वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स। जी, वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स कैसा स्टॉक है? 2 कंपनियों पर रिसर्च कीजिएगा, रिको ऑटो और वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स। रिजल्ट है इनके, तो इन पे नज़र बनाकर रखिएगा। ये हो गई ओवरऑल सिनेरियो की बात, बहुत ध्यान से चीज़ें समझा कीजिए। अगर आप हमसे सवाल पूछ रहे हो कि मेरी ये पोजीशन है, मेरी वो पोजीशन है, भाई मैं मार्केट को नहीं चलाता हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि मार्केट हमसे जो कहेगी हमें वो करना चाहिए। जो भी मार्केट ने किया, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, जैसे कि 2500 करोड़ के आसपास की खरीदारी, कुछ लोग कह रहे हैं कि एकदम पैनिक में आ गए हैं। भाई एफआईआईज ने बाइंग की है 2500 करोड़ की, कब वो बाइंग किए थे, लेकिन इस बारे में, इस बाइंग में आपको क्या चीज़ देखनी है उसके लिए वीडियो मैंने डाली है कि ये बाइंग अच्छी है या बुरी है, उससे आप समझोगे, क्योंकि आप जाकर डेटा चेक करेंगे तो आपको 2500 करोड़ की बाइंग जल्दी दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए अभी ऑन पेपर पॉजिटिव दिखाई दे रही है। प्लस अगर आप डीआईआईज को देखोगे तो 450 करोड़ के आसपास वो भी खरीदारी किए हैं। ये चीज़ कितनी अच्छी है, डीआईआईज भी खरीदे हैं, एफआईआईज भी खरीदे हैं। तो ये जो रिकवरी आई उसमें दोनों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो मैंने आपको समझाया है कि हैंड एक्सचेंज हुआ है, यहाँ से निकले हैं और यहाँ पोजीशन बनाए हैं, तो आपको इसलिए अलर्ट करना है मुझे कि भाई साहब कमज़ोर स्टॉक्स से दूरी बनाकर रखिएगा। अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं उसके लिए वीडियो अवेलेबल है चैनल पे। जस्ट इससे पहले जो 4-6 वीडियोज़ हैं उन्हीं में से आपको 1-2 वीडियो मिलेंगी। स्टॉक्स का लिस्ट मैंने आपको दिया हुआ है, बहानेबाजी नहीं चलेगी। और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, आज से एक बात नोट करके रख लीजिएगा। आपको बाजार अगर कल तमाचा मारती है या आपकी लॉटरी लगाती है, दोनों ही केस में आपके साथ गलत हो रहा है। अगर आप पहले से डिसाइड नहीं करते हो मैं एग्जिट कहाँ करूँगा, हम डबल आई ट्रेडर सेटअप में आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं कि एंट्री से ज़्यादा जरूरी एग्जिट होता है। हम पहले ही आपको बोलते हैं स्टॉप लॉस आपके लिए मस्ट हैव चीज़ होनी चाहिए। हम एंट्री से पहले एग्जिट डिसाइड कर लेते हैं कि अगर मैंने 500 रुपये पे कोई स्टॉक खरीदा, मुझे पता है कि 497 रुपये 50 पैसे वो आएगा, मैं एग्जिट कर जाएगा। मुझे कुछ नहीं सोचना है, मैं 2.5 रुपये बाजार को दूंगा, बोलूँगा थैंक यू, बस 2.5 रुपये आपने ले लिया, अगली बार मुझे 5 दे दीजिएगा, बस मैं बाजार से यही कह के बाजार से माफ़ी मांग लूँगा, अगले स्टॉक में जाऊँगा। ये चीज़ आपको करनी होती है। कल क्रैश के बाद रिकवरी आएगी, ग्लोबल मार्केट्स पे ये बात डिपेंड करेगी, कोई भी आपको आज नहीं बता सकता। डेटा पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया, डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव रहेंगे, हम कम नीचे खुलेंगे, वो नेगेटिव रहे तो हम ज़्यादा नीचे खुलेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताई हुई है, कल कहाँ खुलेगी बाजार वाली में वो आप देख लीजिएगा, जिससे कि आप आराम से ट्रेड कर सको। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।